Hello students, welcome to Lotus Academy online teaching platform, and today we have to discuss class 10th chapter number 1 that is real number। बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। आज ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 का। हम लोग इसमें जानेंगे कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स। आप लोगों को बता दो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के वेटेज में आएगा। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को ऐसा प्रिपेयर करना है, डू यू ऑब्टेन द फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर। बहुत इजी सा चैप्टर है, सारे टर्म्स को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट करेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज रियल नंबर। क्योंकि चैप्टर का नाम है बच्चों रियल नंबर, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग समझते हैं कि रियल नंबर में हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात बेटा, क्लास 9th में आप सबने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दैट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपने टाइप्स ऑफ नंबर्स में रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो अगर मैं कहूं कि रियल नंबर्स जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है बच्चों? हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? क्यू से, और इरेशनल नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्यू डैश। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे एक स्टेटमेंट में कहना हो कि डिफाइन रियल नंबर, तो आप कहोगे कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हमें पूरी बात रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़नी है। तो चलिए थोड़ा सा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो जब बेटा हम लोग रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, तो जनरली यू ऑल नो दैट द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसे नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और बच्चों जहां पर P और Q क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स। जहां पर P और Q क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा ध्यान से देखिएगा, सबको इंटीजर्स पता है ना? मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने क्लास 6, 7, 8 में अगर कुछ पॉइंट रिवाइज नहीं किए होंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था, तो आप लोगों को मैं रिकैप भी करवा रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। रियल नंबर में सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जहां P और Q क्या होंगे बच्चों? इंटीजर्स होंगे एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। पहला प्रॉब्लम, सर Q 0 हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इंटीजर में तो पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव नंबर्स का कलेक्शन है, तो 0 से क्या प्रॉब्लम है बेटा? अगर इन डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये रेशनल नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट्स व्हाई P और Q के फॉर्म में, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये पहली बात थी रेशनल नंबर के लिए। दूसरा पॉइंट बच्चों, जो रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, कभी भी जब आप रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, तो इट इज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर ये किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टर्मिनेट नहीं करते, अगर ये किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट में टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो रिपीट स्टार्ट कर देंगे। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो हमने कहा सर एग्जांपल, अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल के बारे में बात करूं, किसी नंबर रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म में जो टर्मिनेट कर रहा है किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल 5.35। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। कैसा रिप्रेजेंटेशन? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर हम बात करें रेशनल नंबर में ही उन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, दैट इज 5.353535 डैश डैश डैश। आप देख रहे हो कि ये आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस ये क्या कर रहे हैं बेटा? रिपीट कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर की ये बातें हमें समझ में आ गई। रियल नंबर में कलेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, किसके कलेक्शंस की बात कर रहे हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। ये सारी चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं।
ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी फॉर्मेट में आपसे आपकी बेसिक नॉलेज जज करते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इर्रेशनल नंबर। बच्चों, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, अगर मैं ये कहूं कि हमारे आसपास नॉर्मली किन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, तो सबसे पहले आप ये कहोगे बेटा कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहली बात, इर्रेशनल नंबर के अंडर में आप ये कह सकते हो सर स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दूसरा, सर हम ये भी तो कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। बिल्कुल आप कह सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को भी आप क्या कह सकते हो बेटा? इर्रेशनल नंबर कह सकते हो। प्राइम नंबर के भी स्क्वायर रूट को आप क्या कह सकते हो बेटा? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हो। सर पहला हम, सर इर्रेशनल नंबर की एक बेसिक डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर हम कहें तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स which is generally is in the form of रूट p where p is prime number। जहां पर p क्या होगा बेटा? प्राइम नंबर होगा, उसे हम इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। और अगर रूट में सपोज दैट रूट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 6 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है बच्चों? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। थर्ड पॉइंट जो हम बात करेंगे, सर रेशनल नंबर का तो पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि सर रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। लेकिन बच्चों, इर्रेशनल नंबर्स में एक और खासियत है कि उनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी, इर्रेशनल नंबर्स की बच्चों जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। ध्यान से सुनिएगा, इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, इर्रेशनल नंबर्स की कभी भी आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा, फॉर एग्जांपल आप अपने से सोचिए एग्जांपल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टर्मिनेट नहीं होना है और ना ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिपीटिशन स्टार्ट होना है। ना तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टर्मिनेट होगा और ना ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सर 1.7301001001 आप देख रहे हो ऑर्डर ऑफ रेपिटेशन नहीं है यहां पर, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, यहां चीजें आपको समझ में आ गई। ये चीजें आपने किसमें देखी? इर्रेशनल नंबर में देखी। तो जनरली हमने रियल नंबर्स में ये डेफिनेशन समझी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को अपने माइंड में रखना है, स्टूडेंट्स, दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स है ना, जितने भी रियल नंबर्स, वो या तो रेशनल नंबर्स होंगे या तो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स आर जनरली इज एग्जांपल ऑफ रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स। और every real number students is a unique representation on a number line। this is the most important point you must be know। दुनिया में जितने भी रियल नंबर होंगे ना, उन सब का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा ऑन अ नंबर लाइन। ये कैसे सर? हम सब इंडिया में रहते हैं और हम सबका एक आधार कार्ड है, यूनिक आइडेंटिटी है। हम सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं कि मेरा आधार कार्ड का नंबर मेरे भाई के आधार कार्ड का नंबर सेम होगा, नहीं होगा ना। ठीक उसी तरीके से आप कितनी भी क्लोज वैल्यू, कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू फाइंड आउट करो, उन सबका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा इस रियल नंबर लाइन पे। What we say, every real number is a unique representation on a number line। दुनिया में जितने भी रियल नंबर होंगे उन सबका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा, वेदर इट इज रेशनल और इर्रेशनल नंबर। यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया? रियल नंबर में इस पॉइंट को हमने ध्यान से समझा। कोई डाउट क्लास? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज, ये फर्स्ट टॉपिक आता है आपका। एक्चुअल में जो फर्स्ट टॉपिक था, अगर डिडक्शन ऑफ सिलेबस की हम बात ना करें तो हमें यूक्लिड के बारे में पढ़ना था, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड देन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बट आफ्टर कोविड टॉपिक में डिडक्शन हुआ और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक बन गया दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक बना वो क्या बना बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आप समझिएगा कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या देखने वाले हैं। अगर बच्चों मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का बेसिक समझने की कोशिश करूं तो अर्थमेटिक का आप मतलब समझ रहे हो कि जनरली हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक का बेसिक मतलब है कि हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फंडामेंटल का मतलब आप समझते हो इट्स अ बेसिक, बुनियादी चीजें जो। तो ये थ्योरम जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये जनरली हम सारे नंबर्स में इसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि सर यहां पर दो टर्म आ रहे हैं, एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर, प्राइम्स। उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइम और कंपोजिट के बारे में तो नंबर्स के बारे में पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो एक मिनट में सुन लीजिए कि नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। एंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो 1 से डिविजिबल होते हैं और इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं, मतलब जिनके सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली दो फैक्टर होते हैं, दैट इज नोन एज क्या बेटा? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की कहानी और कंपोजिट नंबर सबको क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर है तो सुन लेना ध्यान से। अगर मैं कहूं सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के बारे में, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, और 2 एक इवन प्राइम नंबर भी है, वन एंड ओनली एक इवन नंबर जो प्राइम है दैट इज 2। उसके बाद अगर हम बात करें तो 3, फिर 5। इन सब में एक चीज आप कॉमन देख रहे हो बेटा कि इनके फैक्टर 1 और इटसेल्फ है, ठीक है। और अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो बच्चों मैंने कंपोजिट नंबर में ये कहा कि नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे उसे हम क्या कहेंगे बेटा? कंपोजिट नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सबसे छोटा कंपोजिट नंबर लिया 4। सर ये कंपोजिट क्यों है? क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, दैट इज 2 into 2। आपने देखे 1 तो फैक्टर है ही है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 2 इज ऑल्सो द फैक्टर, और 4 भी है, तो 3 फैक्टर हुए ना इसके, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। अब सुनिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। एक्चुअल में एक बहुत ही फेमस मैथ मैजिशियन है जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, जिन्हें आप गॉस द बॉस भी कह सकते हो, हायर मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में आप इनके बारे में बहुत रोल है इनका, बट अभी आप ये समझिए, आपके एनसीईआरटी ने भी इसको मेंशन किया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जो सबसे पहले जिसने बात करी दैट इज गॉस। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट में आपको बताता हूं कि व्हाट द बेसिक ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो ये कहता है कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर आप सोच सकते हो, दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर आप सोच सकते हो, वो सब यूनिकली एक्सप्रेस होते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर, स्टेटमेंट देखिएगा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, दे कैन यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब ऑर्डर पे मत जाना, आप ऑर्डर पे मत जाइएगा। जनरली आप किसी भी नंबर को लोगे जो कि कंपोजिट है, उसे आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमें समझ में आता है, अगर हम ना भी पढ़ते तो हमें याद रहता कि सर ठीक है कोई भी प्राइम नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक प्राइम नंबर लिया, सपोज दैट हमने प्राइम नंबर लिया 24, सॉरी कंपोजिट नंबर लिया 24। अब हमने एक कंपोजिट नंबर लिया 24, मैंने कहा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग इस कंपोजिट नंबर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आप सर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 कितना होगा 12, 2 6, 2 3 और 3। आप इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बेटा 3। आप देख रहे हो सर किसी ने इसका ऑर्डर बदल दिया, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देख रहे हो ये 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू क्या है बेटा 3। ठीक है, ठीक है, दैट इज द बेसिक ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप चेक कर सकते हो 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 3 द 24। सर ये तो चीज समझ में आ गई कि जितने भी कंपोजिट नंबर हम सोचेंगे, जितने भी कंपोजिट नंबर हम सोचेंगे उनको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। और किसने ये बारे में बात करी? गॉस साहब ने। ठीक है, मैथ मैजिशियन का नाम जरूर याद रखिएगा, जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको दे रहा है, तो एटलीस्ट आप उनका नाम जरूर याद रखिए। ठीक है, तो जनरली इसका मेन रोल क्या है और चैप्टर यहां से स्टार्ट क्यों हुआ? सर पहले कितना अच्छा था, हम यूक्लिड के बारे में पढ़ते थे, लेमा पढ़ते थे, लेकिन अब हमें ये जरूरी बात आई, क्यों? क्योंकि यहां से बात स्टार्ट होती है एचसीएफ की, एलसीएम की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हम बात स्टार्ट करेंगे कहां से? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन के हेल्प से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया भी हुआ है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सर क्लास 8 का क्वेश्चन है, क्लास 10th में क्यों बात कर रहे हैं हम? क्यों? क्योंकि अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बाद जनरली हम कुछ पॉइंट नोट करेंगे कि अच्छा एचसीएफ और एलसीएम में, ठीक है, सबको पता है एचसीएफ क्या होता है, कैसे एलसीएम निकलता है, बट यहां पर क्या है? जनरली देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एंड अगेन हम 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बच्चों जब हम 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे 2 क्या आएगा बेटा? 2 6 12, 2 3 6। ओके, फिर हमने क्या किया जनरली, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, यूनिट डिजिट पर 3 है, हमने इसको किससे डिवाइड किया? 3 3 2 जा, अगेन ये 3 से जाएगा, 7 जा, और ये 7। ठीक है, यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं 156 पर। 156 पे क्या होगा बेटा? ध्यान से देखिए, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा बेटा? 2 3 जा और 2 9 जा। ये 3 से डिवाइड होगा बेटा, 3 13, और 13 एक प्राइम नंबर है तो बस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे कि देयरफॉर 126 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू क्या बेटा? 7, और 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई? ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, जिसे हम ये भी लिख सकते थे और करके 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 7, और हम इसे लिख सकते थे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। अब सुनिएगा बेटा, सर हमने नॉर्मली प्रीवियस क्लासेस में तो एक साथ एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझते हैं। 1 मिनट लूंगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेकर, एचसीएफ को लेकर। व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? बेटा वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली, ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली इज नोन एज एचसीएफ। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने के बाद आप एचसीएफ का एक फॉर्मूला जानोगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर with lowest power, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। आपने क्या कहा? प्रोडक्ट, एचसीएफ का जो आपका फॉर्मूला बना दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर। पावर क्या होनी चाहिए? कॉमन फैक्टर होने चाहिए जो दोनों में हो, और पावर जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लोवेस्ट। और अगर हम एलसीएम की बात करें दैट इज लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड अगर हम एलसीएम की बात करें दैट इज अ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हम ये कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यहां इसमें कॉमन की कंडीशन हम नहीं देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। क्या कहेंगे बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। क्या हमने कहा? एलसीएम दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। ये दोनों बातें जब भी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहता है विद इन 3 मार्क्स, तो आपको ये पॉइंट मेंशन करना पड़ता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर या कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ
हाईएस्ट पावर। अब बच्चों देखिए मैंने लिखा HCF, क्या लिखा बच्चों? HCF किसका फाइंड आउट करना है बेटा? 126, 156। क्या बताया बच्चों मैंने आपको? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म। आप देख रहे हो यहां कॉमन कौन है? सिर्फ और सिर्फ सर कॉमन 2 और 3 है, और 2 और 3 कॉमन है तो हम उनकी लोवेस्ट पावर लेंगे। सर 2 की लोवेस्ट पावर क्या है बेटा? सिर्फ 2 की पावर 1। और बच्चों 3 की लोवेस्ट पावर क्या है बेटा? 3 की पावर 1। तो इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 6। 6 is the highest number which divides the given number completely। 6 जो है वो नंबर है जो इन दोनों नंबर, सबसे बड़ा नंबर है जो 126 और 156 को completely डिवाइड कर रहा है। Now we move to the next point, that is lowest common multiple। 126, 156 फॉर्मूला मेरे साथ रिपीट करिए। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, मतलब कॉमन की कंडीशन किसमें रखनी है? HCF में। और सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को किसमें लिख देना है? LCM में। ऐसे दिमाग लगाओ बच्चों कि जो फैक्टर होता है वो नंबर से छोटा होगा ना। 126 और 156 का जो फैक्टर होगा बच्चों वो उन नंबर से छोटा होगा क्योंकि वो फैक्टर है। लेकिन मल्टीपल मतलब उन दोनों नंबर्स की टेबल में आएगा, और जब वो दोनों नंबर्स की टेबल में आएगा मेरे बच्चों तो क्या होगा? जनरली वो हाईएस्ट पावर के साथ आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मेंशन करिएगा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन नोट कर रहे होंगे। बेटा ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेशेंस के साथ इन्हें देखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। सर पहले तो 2 कॉमन है तो 2 की कौन सी पावर लेंगे? 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर क्या बेटा? 2 इंटू सर 7 तो कॉमन है ही नहीं, बट एलसीएम के केस में आप सारे प्राइम फैक्टर्स लेते हो, ठीक है? जो कॉमन मिले उनकी हाईएस्ट पावर और जो कॉमन नहीं भी हैं उनको भी। तो 7 इंटू क्या बच्चों? 13। 2 2 2 जा 4 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 13। तो चलिए बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करिए। 4 9 जा कितना बेटा? 36। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3276। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन पर तो आप पे ट्रस्ट कर ही सकता हूं, ठीक है? चलिए नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो आपने देखा ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 पर देखेंगे तो इससे रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चन दिख जाएंगे जहां पर यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? तो ये कहां से आया? ये फॉर्मूला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की मदद से हमने ये फॉर्मूला आया और इसको पुट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है? कोई डाउट क्लास? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अब ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो 2024 पे आया भी हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? एक किसी का पार्ट या इसके टाइप जैसा एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। आपसे कह रहा है कि आपको शो करना है कि जो ये दोनों फॉलोइंग नंबर्स लिखे हुए हैं वो कंपोजिट नंबर। आप कहोगे सर कंपोजिट नंबर के बारे में हम एक चीज जानते हैं, क्या? बताइए। ऐसे नंबर्स which having more than 2 factors, numbers which having more than 2 factors is known as क्या बेटा? Composite number। and the number which have only 2 factors, 1 and itself, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 1 और itself फैक्टर होते हैं that is known as क्या बेटा? प्राइम नंबर। तो यहां पर आपसे कह रहा है कि so that each of the following is a composite number। बच्चों देखिएगा 5 into 11 into 5 into 11 into 13 plus 13। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप इसे क्या कर सकते हैं? अगर आप यहां से 13 को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा बच्चों? 5 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है बच्चों? आप लिखोगे 13 इंटू क्या बच्चों? यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं? 13 इंटू 55 प्लस 1। 13 इंटू कितना बेटा? 56। 13 इंटू क्या बेटा? 56। 11 5 जा 55 और 55 प्लस 1 कितना बेटा? 56। 13 इंटू क्या बेटा? 56 हो गया। यहां तक बात आपको क्लियर हुई? सर आपको ये शो करना था कि आप कभी भी क्वेश्चंस का पॉइंट पढ़िए, आपको यहां पर ये शो करना है कि सर 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है वो कंपोजिट नंबर है। वो क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर है। तो अगर आपने 13 को कॉमन लिया तो 5 इंटू 11 प्लस 1 क्योंकि 13 तो कॉमन हो गया बच्चों, 55 प्लस 1 दैट इज 56। तो 13 इंटू 56 एंड द नंबर, ऐसे नंबर जो बच्चों एक्सप्रेस हो सकते हैं दो फॉर्मेट में, ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि हेंस
इट इज मोर देन 2 फैक्टर्स। इस नंबर के मोर देन क्या है बेटा? 2 फैक्टर्स। हेंस इट इज मोर देन 2 फैक्टर्स। सिर्फ आपको ये लिखना था। वो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है वो आपका सिर्फ ये पॉइंट चेक करेगा कि क्या आपने इसको इस फॉर्मेट में ले आया है। ठीक है, यहां पर तो वो चीजें दिख रही थी। आपने 13 को कॉमन लिया। सर आपको कैसे पता चला यहाँ 13 ही कॉमन लेना है? क्योंकि आप देख रहे हो 13। ठीक है, तो हमने क्या किया? 13 को कॉमन ले लिया। 5 इंटू 11 प्लस 1 प्लस 1 13, 55 प्लस 1 दैट इज 56। हेंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप ट्राई करिए, एकदम इजी सा क्वेश्चन है और मुझे बताइए यहां पर क्या कॉमन लेना है। ठीक है, चलिए देखो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सर यहां पर मुझे क्या दिख रहा है बेटा? 5 दिख रहा है, जो कि यहाँ इंटू में भी है और वहां पर भी है। तो बेटा मैंने 5 को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। तो जब बच्चों मैं 5 को कॉमन लूंगा तो ये होगा 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और बेटा प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 5 आपने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 इंटू क्या बन जाएगा बेटा? ध्यान से देखिएगा, ये इसको आप क्या लिख सकते हो? 6 4 जा 24, 24 3 जा कितना बेटा? इंटू करिए, 4 3 जा 12 कैरी 1। ठीक है, 72 और 72 2 जा कितना बेटा? 4 और 7 2 जा कितना? 14, 145। क्या लिख सकते हो बेटा? 145। आपने क्या किया? सबसे पहले 5 को कॉमन लिया। सर वाई 5? 5 ही कॉमन क्यों आपने लिया? क्योंकि 5 आपको दोनों जगह पे दिख रहा था। आपने जैसे ही 5 कॉमन लिया, 6 इंटू 1 इंटू 4, आप 1 2 बार देखो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी डिपेंड ऑन देयर ऑर्डर्स। आप जानते हो, आप मेंशन करोगे तो नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 4 3 2 और यहाँ पर 1 एज इट इज प्लस 1। ये 1 क्यों आया? क्योंकि एडिशन का प्रोडक्ट लगा हुआ था। और 6 कितना बेटा? 6 4 जा 24 इंटू 3 कितना बेटा? 72 और 72 इंटू 2 कितना बेटा? 72 इंटू 2 जो होगा 144 और 144 प्लस 1 145। हेंस आप इसमें भी यही पॉइंट मेंशन करोगे। हेंस इट इज मोर देन, हेंस इट इज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, हेंस इट इज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसमें भी क्या है बेटा? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। दैट्स व्हाई वी say that these two numbers are the composite number, the numbers which having more than 2 factors. Any doubt class? Now ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात है हम लोगों ने की। लेट्स रिकैप व्हाट वी हैव टू डिस्कस हमने इस चैप्टर में। अभी ये फर्स्ट पार्ट है, ऐसे इसका सीरीज बाय सीरीज हम पार्ट लेकर आते रहेंगे। आपको करना क्या है कि आराम से इन वीडियोस को देख लेना है, ताकि आप एग्जाम में 6 मार्क्स एटलीस्ट, अगर हम लोग 6 मार्क्स इसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम इस वीडियो को कंप्लीट देख लें। अंग्रेजी में कहावत है स्टूडेंट्स, द मोर यू स्वेट इन द फील्ड द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। आप जितनी ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे बोर्ड में, आपको उतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स ओके, थैंक यू।